आज हम लोग भारत का पुरान विद्यापीठ नालंदा पढ़ेंगे। यह रचना राजेंद्र प्रसाद जी की है। किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद जी की। नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक का नाम है। मतलब नालंदा जो है एक पुराना हमारी सभ्यता, हमारी शिक्षा, हमारे अधिकेंद्रों में जुड़ा हुआ एक स्मृति के रूप में माना जाता है। और नालंदा में हमारे माननीय नीतीश कुमार का घर भी है। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, जिनके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना की सुरभित पुष्प खिले हैं, मतलब इसके अगल बगल में बहुत ही अच्छा क्या है, एक फूल खिला हुआ है। क्या? सुरभित मतलब सुंदर फूल खिला हुआ है। किसके? तो नालंदा के बारे में। और यह पाठ जो है ना, हमको पूरा नालंदा के ऊपर केंद्रित है। ठीक है। अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में, मतलब एशिया के बहुत बड़े भाग में, क्या भूभाग मतलब पूरे जगह में, यह क्या था, वहाँ पर स्थापित था, जिसमें विद्या संबंधी सूत्र भी अनेक साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जाति के भेद को लुप्त हो जाता है। नालंदा इसका ज्वलित दृष्टांत है। मतलब दिखाई देता है, जब हम लोगों का जन्म नहीं था, जब आपका भी जन्म नहीं था, उस समय से नालंदा चैतन्य केंद्र था विद्या अध्ययन के लिए। यहाँ पर बहुत सारे चीज़, हमारे भारत जो है ना विविधताओं से भरा हुआ है। और यहाँ पर एक एक चीज़, एक एक स्मृति हमें जागृत करती है। कह रहा है कि नालंदा का ज्वल दृष्टांत है। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप के पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैली है। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र था। मतलब यहाँ ज्ञान, विज्ञान, संगीत, साधना सबका केंद्र कौन था? तो नालंदा था। मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार 5 पर्वतों के मध्य में बसे हुए गिरिब्रज का राजगिरी नामक स्थान में है। वर्तमान नालंदा उसी राजगिरी के तप्त कुंडों में 7 मील की उत्तर ओर में अवस्थित है। यहाँ पर ना पर्वतों की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ नालंदा है। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाता है। कहते हैं बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रवारिकों का आवरण था। मतलब वहाँ पर आते थे लोग। जैसे आज भी आप लोग देखिएगा कि बहुत लोग साधु संत लोग आते हैं आपके यहाँ भिक्षाटन करने। जैसे जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर को आचार्य मेखलीपुत गोसाल की भेंट हुई। उस समय यह राजगिरी का उपग्राम वाहिरिक स्थान समझा जाता था, जहाँ महावीर ने 14 वर्ष तक क्या किया, यहाँ पर व्यतीत किया। सूत्र कृतांक के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक लेप ने धन्य धान्य, सौर, आसन, रथ, सुवर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बना। मतलब एक धनिक आदमी था वहाँ पर, और वो क्या किया, वह राजा उस महावीर की क्या की, धन्य धान और बहुत ही आदर सत्कार से उनका क्या किया, स्वागत किया। देखिए एक बात याद रखिएगा, विद्या जहाँ है ना, वहाँ पर धन दौलत बड़ा चीज़ नहीं है, विद्या बड़ा चीज़ होता है। ज्ञानी व्यक्ति जो भी है, वो छोटा हो बड़ा हो, ज्ञान देता ही है। तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारीपुत की जन्मभूमि है। इसका चैतन्य अशोक के समय से वहाँ है। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाया, उसे परिवर्धन किया। इस प्रकार यद्यपि नालंदा प्राचीनता के अस्रोत बुद्ध अशोक दोनों के हुआ। तारानाथ में जो भिक्षुक नागार्जुन और आर्यदेव थे, इन दोनों का संबंध नालंदा से ही है। मतलब उस समय जो भिक्षुक लोग थे, अब कहिएगा सर भिक्षुक कौन होते हैं? तो जो भीख मांग कर खाते हैं और ज्ञान का प्रसार करते हैं, उनको हम भिक्षुक कहते हैं। और यहाँ तक लिखा है कि आचार्य दिन्नागा नालंदा में आकर अपने प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रार्थ पर विचार किया।
अब कहिएगा इस शास्त्रार्थ क्या होता है? जब विद्वान व्यक्ति किसी टॉपिक पर अपना मत रखते हैं और वही मत में एक दूसरे को हरा देते हैं तो वही शास्त्रार्थ कहलाता है। और शास्त्रार्थ जो होता है वो ज्ञान पर होता है। इसीलिए जब देखिएगा बड़ बुजुर्ग बतियाए तो छोटा बच्चा को वहाँ पर टोक टाक नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं जिसमें दुर्जन नाम के एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणीय हैं। 14वीं सदी में चीनी यात्री फांग हान नालंदा में आए थे। उन्होंने सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप का दर्शन किया, किंतु नालंदा एक विशेष अभ्युदय के कुछ समय बाद हुआ। मतलब जैसे आप सारनाथ कभी जाते हैं या स्तूप देखते हैं, बौद्ध स्तूप आपके बगल में है, देखे होइएगा, तो ये कलाकृति आपको बताती है कि इसका गौरव इतिहास बहुत पुराना है, 4वीं शताब्दी से है। इसका मतलब है कि नालंदा उस समय अपने उत्कृष्टतम ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में एक ही नाम था जो एशिया के बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए चैतन्य केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था। और ज्ञान जो होता है वो सीमित नहीं होता है, बढ़ता जाता है। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय जब युआंगचांग इस देश में आए तो उन्होंने नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। युआंगचांग एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखते हैं कि नालंदा का एक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पूर्व जन्म के उत्पन्न भगवान बुद्ध की तृप्ति नहीं होती थी। अलदा सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित है। ज्ञान देखिए, पैसा आपको बहुत हो सकता है लेकिन ज्ञान जो है ना वो सीमा के पार है। आपके पास कितना ज्ञान है इसका कब पता चलेगा? जब आप विद्वान बच्चों के साथ या विद्वान व्यक्तियों के साथ उस मुद्दे पर बात कीजिएगा और जब आपको वो तर्क देगा और आप उसको तर्क दीजिएगा, जो कंक्लूजन निकलेगा तब आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी में है और वो कितना पानी। ज्ञान छोटा चीज़ नहीं है, कभी भी समझिएगा, ज्ञान बहुत विस्तृत है। कह रहा है सीमा रहित अनंत होता है, न कि बांटने वाले को तृप्त करता है और न ही उसे लेने वाले को। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ है और नालंदा का जो निर्माण हुआ, वहाँ के जो व्यक्ति थे उन्होंने अपने धन को क्या किया, उसके लिए दान किया। देखिए आज आपको बात बताते हैं, आप लोग को समझिएगा। पहले विद्यालय जो था वो फ्री था, ठीक है, बड़का बड़का लोग फ्री में देता था, ज़मीन खोलवाता था, लोग पढ़ता था। आज क्या है, विद्यालय शिक्षा का केंद्र नहीं, अब क्या हो गया, व्यापार का केंद्र है। पहले ज्ञान जो था, ज्ञानी व्यक्ति जो था वो पढ़ता था, लोगों को पढ़ाता था, क्योंकि गुरु के पास ही ज्ञान था। आजकल गुरु क्या क्या कर रहा है आप तो देख ही रहे हैं। कह रहा है जिनमें अपने धन को भूमि खरीद कर बुद्ध को दान दिया, और बुद्ध को उन्होंने क्या किया, अपन ज़मीन कीन कर दान किया। जैसे सुनते होइएगा फलाना मंदिर के पास इतना ज़मीन है, कहाँ से आ गया, कोई ना कोई उदार व्यक्ति उसको दान दिया होगा। देखिए दान देने से बढ़ता है कहा गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में ये सब मान्यताएं हैं। कह रहा है युआंगचांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे। आपसे पूछा जा सकता है कि नालंदा में कितने विहार थे, तो 6 विहार थे। 8वीं सदी में यशोवधम के शिलालेख में नालंदा का भव्य वर्णन किया गया है। अब कहिएगा सर जी शिलालेख क्या होता है, तो आप देखिएगा आजकल के युग में भी शिलालेख होता है। मंदिर में देखिएगा वहाँ पर जो दान कैले रहता है उसका लिस्ट चिपकाया होता है। आप रोड देखिएगा फलाने के द्वारा बनाया गया, सन इतना से इतना करोड़ चाहे इतना लाख, ये सब क्या है, शिलालेख है। उस पर उद्धृत किया जाता है, मतलब खोद खोद कर लिखा जाता है। कोई दिक्कत इसमें अभी तक? यहाँ के बिहारों में पंक्तियों में ऊंचे नीचे शिखर आकाश में मेघनाओं को छूते थे। आज देखिए, आप आज भी देखते होइएगा चाहे नहीं देखे होइएगा, शिखर देखे हैं, देखिएगा जितना मंदिर है ना उसके ऊपर एक पताका होता है और हर जगह ये पताका क्या करता है, लहलाते रहता है। तो ये शिखर है। आपका शिखर क्या है, आपका
सर है। इनके चारों ओर नीले जल के भरे हुए सरोवर थे, इसमें सुनहले और लाल कमल तैरते थे। और आपको कई बार बताए हैं, सिखाते भी हैं कि पानी में जहाँ पर क्या होगा, कीचड़ होगा, उसी में कमल खिलेगा। और कमल दो तरह का होता है, एगो लाल खिलता है, एगो गुलाबी खिलता है। कह रहा है भरे हुए सरोवर हैं जिसमें सुनहरे लाल कमल तैर रहे थे, बीच बीच में सघन आम्र कुंज, माने आम का बगीचा, आम्र कुंज मतलब आम का बगीचा छाया है। यहाँ भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य है। उसमें अनेक प्रकार के अलंकार और सुंदर मूर्तियाँ भी हैं। और उसमें मूर्ति है, आज भी आप लोग देखिएगा, सरस्वती पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, भगवान के मूर्ति को पूजते हैं, विश्वकर्मा पूजा करते हैं। आज भी हम लोग मूर्ति को प्रणाम करते हैं और उनके अनुसार ही अपना विधि विधान करते हैं। तो भारतवर्ष में उन अनेक संग्राम है, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय था। माने जिसकी पड़तर नहीं कर सके, अद्वितीय है, माने उसका कोई तुलना नहीं था। चीनी यात्री इति सॉन्ग के समय इस बिहार में 300 बड़े कमरे और 800 मंडप थे। आपसे पूछा जा सकता है कितने कमरे थे, तो 300 बड़े कमरे और 8 मंडप, मतलब वहाँ पर यज्ञ होता था। पुरातत्व विभाग के खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, उनमें वर्णन की सच्चाई प्रकट होती है। और आज तो वो नहीं है, लेकिन उसको खोद कर निकाला गया, उससे जो भूवैज्ञानिक हैं उसके बारे में पता कर रहे हैं कि क्या यह बात सत्य है या असत्य है। तो बात क्या हुई है, सत्य प्रमाणित हुई है। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य किसको कहते हैं, तो उस समय जो विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे, जो शिक्षक हुआ करते थे, उनके लिए एक शब्द था आचार्य, और बच्चों के लिए छात्र या क्या कहा जाता था, विद्यार्थी, या उन समय पिता और पुत्र का संबंध था, क्या कहा जाता था, बेटा कहा जाता था। लेकिन आजकल के युग में किसी बच्चा को आप कहिएगा बेटा इन्हें आओ पढ़ ले, तो क्या करेगा, कहेगा हम तो और बेटा बड़ी हो। ये सब गलत नहीं है, लेकिन आप समझिए, क्योंकि विद्यार्थी निश्चिंत बना रहते थे। भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त नित्य प्राप्ति के व्यय के लिए 100 गांव से आय 6 निधि के रूप में समर्पित होती थी, और 100 गांव से दान आता था, उसी से वहाँ के लोगों का पेट पलता था। इसी संघ के समय यह संख्या बढ़कर 200 गांव तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन तीनों राज्यों ने नालंदा का निर्माण अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया। बंगाल के महाराज धर्मपाल देव और देवपाल के समय ताम्रपत्र और मूर्ति नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई। मतलब उस समय मूर्ति कला भी आ गया था। तो कथी पर था, तो तांबा पर, और तांबा तो आप लोग देखे हैं। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध था। इसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। इससे ज्ञान होता है कि सुवर्णद्वीप सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट के बाल पुत्र देव के मगध के सम्राट देवपाल के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दे दिया जाए। मतलब राजा लोग भी जाकर क्या करता था, दान कर देता था। समझिए कितना बड़ा चैतन्य केंद्र था, शिक्षा का कितना अच्छा वहाँ पर व्यवस्था था। आज हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है, क्योंकि अच्छे अध्यापक नहीं मिल रहे हैं, जो कि बच्चों को समझाते हुए, उनके ज्ञान और विज्ञान को समझाते हुए, उनकी पारंपरिक जो रचनाएं हैं, जो आपका देश बना है, उसके अनुसार अगर पढ़ाया जाए तो बच्चा रुचि के साथ सीख सकता है। भारत कब आज़ाद हुआ है सबको पता है, लेकिन कितना कष्ट में आज़ाद हुआ इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। हम जब अपने ज्ञान विज्ञान और इसके समृद्धि के बारे में जानेंगे तो हमें लालसा होगी कि हम पता करें कि क्या हुआ उस समय और क्यों हुआ। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों को आकृष्ट कर युगदुप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति का प्रदर्शन करते हुए नालंदा का एक बड़ा विहार का निर्माण कराया। उन 5-9 गांवों की आय से प्रज्ञा, परमिता आदि का पूजन, चतुर्थक अर्थात
अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षुक संघ चीवर, भोजन, चिकित्सा, सायन आदि पर खर्च किया। और जो दान लेते थे वो अपना नहीं करते थे, लोगों पर, उन विद्यार्थियों पर, उसके जो रख रखाव होते थे उस पर करते थे। और बौद्ध धर्म में चाहे जैन धर्मों में जितना ज़रूरी होगा उतना ही मांगेगा और उतना ही खाएगा, फिर बिहान जाकर मांगेगा। जब आप धन संचय कीजिएगा तब न लोभ होगा, जब हम धन संचय नहीं करेंगे तो लोभ क्यों होगा? बात सही कि गलत? धार्मिक ग्रंथों में प्रतिलिपि और विहार के टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए खर्च की जाती थी। यह तो संयोग से बचा हुआ एक उदाहरण है जो विदेशों में फैले हुई नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है। संयोग है कि नालंदा को नष्ट करने के बावजूद भी उसकी जो स्टैचू है, जो उसका जो बुनियाद है, वो आज भी जीवित है। आप कभी मौका मिले तो नालंदा विश्वविद्यालय जाकर देखिए, आपको वो खंडर लौकेगा, दिखाई देगा। तो उसमें क्या है? ज्ञान का, चैतन्य का केंद्र था। लेकिन नालंदा महाविहार ये आर्य भिक्षुक संघ के धातक समस्त एशिया भूखंड में है। और आप जानते हैं कि बुद्ध और जैन धर्म के लोग सारे देशों में फैले हुए हैं। इस संघ की बहुत सी मिट्टी के मुद्राएं नालंदा से प्राप्त हुई हैं। नालंदा को शिक्षा क्रम बड़ी ही व्यवहारिक बौद्ध की तैयार किया था। इसे पढ़कर विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन के अध्यात्म को सफलता प्राप्त करते हैं। मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा यहाँ अनिवार्य थी और 5 शिक्षाएं, 5 विषय की जो शिक्षाएं थी वो सबों के लिए थी। और शिक्षा जो होता है वो क्या है? अमूल्य होता है, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सकते थे। चिकित्सा विज्ञान और सीखने के छात्र को स्वस्थ करते हैं, दूसरी ओर निरोग बना सकते हैं। शिल्प विद्या, आज आप देखते हैं फोटो बनाना, देखिएगा ये क्या है? कला आप में जीवित है। आप किसी भी बच्चे को देखिएगा, आपके क्लास में होगा, वो कम उम्र का होगा लेकिन फ़ोटो बना देता होगा। ये क्या है? भगवान का देन है। यह एक नया शिल्प है, सिखाता है, अनिवार्य नहीं है, जिसके द्वारा छात्रों में व्यवहारिक आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। इन चारों अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते हैं। आपको जो रुचि है उसी के अनुसार पढ़ते हैं। अगर आपको पढ़ने में हिंदी रुचि है तो आप हिंदी पढ़ते हैं। आपको अगर मैथ बनाने में रुचि है तो आप मैथ पढ़ते हैं। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या इंग्लिश पढ़ने में मन करता है तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बच्चों के रुचि के अनुसार अगर मास्टर पढ़ाता है तो बच्चा बहुत अच्छा सीख सकता है, क्योंकि ये आजकल का युग नहीं है, ये आधुनिक युग है। और आधुनिक युग में जो घटनाएं घटती है और हमें पूर्व के जो घटनाएं होती है उसमें क्या लाना चाहिए? समरूपता लाना चाहिए। और तब जाकर हमें सीखना चाहिए कि हम कहाँ हैं। आचार्य शीलभद्र ने योग शास्त्र के उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। उन्होंने पहले धर्मपाल इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमती, गुमती आदि अन्य आचार्य युआंगचांग के समय समकालीन थे। और ये यांगचांग कौन है? तो चीनी है, जो कि यहाँ पर आया था शिक्षा ग्रहण करने। कह रहा है जिस समय युआंगचांग अपने देश चीन लौटा थे उस समय यह भारतीय मित्रों के साथ वैसा ही घनिष्ठ संबंध बना रहा। जब युआंगचांग नालंदा से विदा हो गए तो आचार्य शीलभद्र अन्य भिक्षुकों ने यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युआंगचांग ने उत्तर में यह वचन दिया, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है। यह देश क्या है? बुद्ध की जन्मभूमि है। इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है। लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि अपने भाइयों के हितों के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूँ। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि मैं भी पूरे पढ़ा सुना उसे दूसरों को बताऊं। देखिए, याद रखिएगा, ज्ञान का मतलब होता है बांटना। जितना भी ज्ञान हो, अगर आप किसी से रिकॉल करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, बढ़ेगा। मेहंदी देखते हैं, आप पीसते हैं और जितने लोगों को आप बांटिएगा वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और बढ़ना भी एक कला है। क्या है? एक कला है। कह रहा है हित है अनुवाद में लाऊंगा जिसके फलस्वरूप मनुष्यों को अपने प्रति उसके कृतज्ञ हो जिस प्रकार मैं हुआ
उस उत्तर से शीलभद्र की बड़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने कहा, यह उदार विचार में बोध सात्विक जैसे है, मेरे हृदय में तुम्हारी दशाएं और समर्थन करते हैं। देखिए, जब आप ज्ञानी हो जाइएगा ना, अभिमान मत कीजिएगा। ज्ञानी व्यक्ति अभिमान करता है तो वह नष्ट हो जाता है। शिक्षा का मतलब होता है दूसरे को भी बताना, कभी अभिमान नहीं करना। नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रचार किया। विश्व तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट छन गम्पो, जो कि 630 ईसा पूर्व में देश के भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोमिस संभोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देवविद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्रह्म साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। देखिए, गुरु के पास ज्ञान है और गुरु के जो ज्ञान होता है, गुरु मतलब ऊपर और शिष्य मतलब नीचे। पहले पिता और पुत्र का संबंध था और आज भी जो अपने बेटे के तरह मानकर पढ़ाता है वह बच्चा जरूर कुछ न कुछ करता है। आप जाइए, आज भी आश्रम व्यवस्था हमारे यहाँ है, बड़े बड़े लोगों के बाल बच्चा पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, आज भी है, लेकिन उस संस्कारों को सीखना पड़ता है। आप अगर पहले देखिए, विनम्रता जिनमें आती है ना, शिक्षा स्वयं आ जाता है। कुछ नहीं सीखेगा लेकिन वो नैतिक धर्म जरूर जानेगा कि बड़ है छोट। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बत सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। नालंदा में तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील ने तिब्बत गए थे। नालंदा के विद्वान तिब्बत भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों को संस्कृत साहित्य का तिब्बत में अनुवाद किया। अनुवाद का मतलब समझते हैं? देखिए, हिंदी से अंग्रेजी में गए, अंग्रेजी से हिंदी में गए, या हिंदी से तमिल में गए, या तेलुगु में गए, बुद्धिज्म में गए, ये सब क्या है? उसको पढ़कर और अपनी रूप में, अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर देना, यही अनुवाद कहलाता है। और आप लोग सब लोग अनुवाद करते ही होइएगा, अंग्रेजी को हिंदी में और हिंदी को अंग्रेजी में, संस्कृत को हिंदी में और हिंदी को संस्कृत में। सही कर रहे हैं गलत? सही कह रहे हैं कि इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश के साहित्य को प्रदान किया। सैन्य सैन्य माने धीरे धीरे। देखिए, एगो बात समझ लीजिए, विकास जो होता है ना, धीरे धीरे आता है। याद रखिएगा, आज अगर आप क सीखे हैं तो बिहान ख सीखिएगा, लेकिन एकाबैग नहीं सीख सकते हैं, धीरे धीरे। सैन्य सैन्य वहाँ पर निवासियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षित किया गया, नालंदा किया, और उन्होंने क्या किया? तिब्बत में उसे अनुवाद किया। अनुवाद का हम अर्थ बता रहे थे आपको, जैसे अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करना, हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करना, ये सब क्या है? अनुवादित करना। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश के एक साहित्य प्रदान किया। और सैन्य सैन्य माने धीरे धीरे। हम आपको बताए हैं कि कोई भी विकास जो होता है धीरे धीरे होता है। पहले आपको छोटा कपड़ा हटता था, आज बड़ा कपड़ा हटता है कि नहीं? ये भी क्या है? सैन्य सैन्य है। वहाँ के निवासियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षित किया। नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की। माने उन्होंने क्या किया? तिब्बत में एक विहार की स्थापना की, जिसको क्या बोलते हैं? तो बौद्ध विहार बोलते हैं। इन विद्वानों ने आचार्य पद्म संभव को 749 ईस्वी में, दीपंकर श्री ज्ञान अतिशत 980 ईस्वी में नाम उल्लेखनीय है। और साहित्य धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र है। ज्ञान विज्ञान कला के क्षेत्र में नालंदा का नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, जिसे हम अपना प्रभाव क्या करते हैं? नेपाल, आप देखे होइएगा, नेपाल, तिब्बत, हितोदेशिया और मध्य एशिया के कला पर डालते हैं। नालंदा के कांस्य मूर्ति अत्यंत सुंदर और प्रभाव उत्पादक हैं। विद्वानों के अनुमान में कुरहार से प्राप्त हुए बौद्ध मूर्ति नालंदा शैली से प्रभावित है। वस्तुतः नालंदा के स्वर्णिम उन्नति उस संभवित साधना का फल है जो कि शिल्प विद्या और शब्द विद्या, ज्ञान और दर्शन के एक साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हैं कि संभव है। हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि भूकाल के इस संबंध में शिक्षा लेकर कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन, ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा को हम पुनः स्थापित करें और नालंदा के बारे में हम जन जागरूकता फैलाते हुए उसकी जो
झांकी है उसको हम प्रस्तुत करें। हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा का केंद्र है और महानतम का एक रूप है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। भारत का पुरातन स्थल विद्यापीठ नालंदा, जिसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद।